जी तो स्टूडेंट्स, यंग रिसर्चर्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, एमफिल के या पीएचडी लेवल के, आपका थीसिस सबमिट हुआ है और आपने वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे यूजुअली पूछता है और वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और उनके आंसर आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी आपका वाइवा होता है तो आपके दो तरह के एग्जामिनर्स होते हैं। एक इंटरनल एग्जामिनर होता है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है। इंटरनल एग्जामिनर आपका वो होता है जो आपका सुपरवाइज़र है, जिसकी सुपरविजन में आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है। ओके, उनको तो पता है आपने कैसा काम किया है, कैसी रिसर्च की है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करता है रिलेटेड टू योर टॉपिक और रिसर्च। आपने इसमें मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो आपका जिस पे आपने काम किया है, जो आपका टॉपिक है, जो रिसर्च है, उससे रेलिवेंट ही वो क्वेश्चन करेगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। पहले तो मैं उन टिप्स को डिस्कस करूँगी, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ एक रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करके और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला जो टिप है इसका प्रिपरेशन करने का, वो ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह। आप अपनी मेहनत पे यकीन रखें, आप अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने जब आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया, आपने थीसिस लिख लिया है और आपको कंप्लीट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, आपने प्रैक्टिकल वर्क भी कर लिया है, तो आपको वाइवा में भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह क्लियर करवा देंगे। तो डरना नहीं है, ये नहीं कि वाइवा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता। आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो आपकी रिसर्च थी, जो आपका रिसर्च का टॉपिक था जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट वर्कआउट किया है, उसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने वो काम क्यों किया है, क्या आप रिजल्ट्स कंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये काम पहले हुआ है, ये नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो आपके काम ये क्यों कर रहे हैं आप। क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो आपके काम की, आपकी रिसर्च के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको वो क्लियर कट पता होने चाहिए कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट होगा, और क्या आपके वो जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव भी हो जाते हैं रिसर्च कंप्लीट होने के बाद कि नहीं। ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने ऐसे बताने हैं कि आपको जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो तो आपको वो सारे के सारे रिजल्ट्स, आपके वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हों। नंबर दो, 3 पे आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या है जी। अब नोवेल्टी यहाँ पे आके स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर की नोवेल्टी क्या है, इस नोवेल्टी होती क्या है और मेरे पेपर की क्या नोवेल्टी है। तो नोवेल्टी को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो वो ये है कि आपके काम की खासियत, आपने जो काम किया है, जो रिसर्च वर्क किया है, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके ये रिजल्ट्स आए हैं, आपने ये पूरी मेथडोलॉजी अडोप्ट की है, आपकी ये कंक्लूजन्स हैं, आपने इतना काम किया और आपकी ये सारी फाइंडिंग्स आ गई, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, ये क्यों किया है आपने काम। पहला जो मेन क्वेश्चन होता है ना, वो यही पूछता है एक्सटर्नल एग्जामिनर कि आपने ये काम, यही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नेचुरल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आपसे कहता है कि आपने नेचुरल प्रोडक्ट का टॉपिक ही क्यों सिलेक्ट किया है। आपके पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए। ये नहीं कहना कि मेरा फेवरेट है, मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अलावा कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई साइंटिफिकली आप उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर आपने फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे ही काम किया है, आप पानी साफ़ करना, ये आपकी रिसर्च का टॉपिक था, तो आप इसको जस्टिफाई करें, आप कहें कि जी पोल्यूशन बढ़ रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो मैंने टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया कि मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को पे काम करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं वाटर को प्योरीफाई करना चाहती हूँ, उसको रीयूजेबल करना चाहती हूँ।
जिस तरह प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे अगर आपने काम किया है तो आप कहेंगे जी प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता जल्दी, वो जल्दी नहीं टूटता और वो पोल्यूशन काज कर रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मैं उस इन इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए जो है उस पर काम कर रही हूँ ताकि वेस्ट को कम से कम किया जा सके और इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा सके। तो इस तरह की सॉलिड जस्टिफिकेशन, सॉलिड रीज़न होने चाहिए आपके पास अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताने के लिए और अपनी नोवेल्टी को बताने के लिए। नोवेल्टी में दूसरी चीज़ एक ये भी आ जाती है कि आपने प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे सपोज काम किया है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे ही ले लें, ठीक है। आप कहें कि मैंने जी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसलिए किया है कि मैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर हो, ये वो सारी आपने अपनी रीजंस बता दी। उसके बाद आप ये बताएं कि वो कहेगा कि ठीक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पहले भी बहुत सा काम हो चुका है, आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्होंने काम किया होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। फिर वो ये क्वेश्चन करेगा भाई आपके पेपर की क्या खास बात है, इस पर तो पहले इतना काम हो चुका है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी पहले इतना काम हो चुका है, ठीक है। आप पॉलीमर्स को ले लें, पॉलीमर्स पे भी इतना काम हो चुका है, अभी आपने जो काम किया है उसको जस्टिफाई करें कि आपका काम वाकई किसी वो कोई इसकी वर्थ है, कोई एप्लीकेबल है, इसको जस्टिफाई करें, नोवेल्टी बताएं। कभी कभार ऐसे होता है कि आपने कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाई है सपोज, तो उस पर पहले काम नहीं हुआ होता, वो वो पहले डिस्कवर ही नहीं हुई, आपने न्यू नेचुरल प्रोडक्ट बना ली है, ठीक है। या अगर काम हुआ है तो वो बहुत कम है और वो काम इतना कम है कि उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं उसकी, उसके डिसएडवांटेज हैं। आप उन फिर आप इस तरह की रीज़न दे सकते हैं कि हम उन लिमिटेशंस को, उन डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम ये न्यू काम किया और हमारे काम में ये इसकी नॉवेल्टी ये है कि पहले काम में ये चीज़ें मेंशन नहीं थी और हमने ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। मैं अगर कहूँ कि एक प्लांट है, एक ट्री है, जिस तरह देवदार, एक वो जो लकड़ी होती है उसको, उसका जो वेस्ट मटेरियल जो उसको उर्दू ज़बान में बूरा कहते हैं, उसके बूरे को लेके मैंने जो वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, जो डाइज़ हैं, जो कलरेंट्स हैं, मैंने उनको रिमूव करवाया, ठीक है, एड्जॉर्प्शन के ज़रिए। मैं क्या कहूँगी कि और इस पे पहले काम भी नहीं हुआ, ठीक है। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, यानी कि अगर स्पेसिफिक डाई मैं कह दूँ क्रिस्टल वायलेट डाई है, ठीक है, और उस डाई को लेके रिमूव करवाया किया है विद द हेल्प ऑफ देवदार ट्री, ठीक है। इससे पहले काम नहीं हुआ, तो मेरी पेपर की नॉवेल्टी या मेरी थीसिस की, मेरी रिसर्च की नॉवेल्टी ये होगी कि पहले इस टॉपिक पे कोई काम रिपोर्ट नहीं हुआ, एक तो ये नॉवेल्टी होगी। बिल फर्ज अगर उस टॉपिक पे कोई काम पहले रिपोर्ट हुआ है, पेपर पब्लिश हुए हैं, देन आपकी पेपर की नॉवेल्टी क्या होगी। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आपने कंपैरिजन करना है उनके रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल 80% प्रोडक्ट आई है पहले जो रिपोर्टेड पेपर्स हैं, आपके पेपर में 90% आपकी रिज़ल्ट आए हैं, तो आप ये कह दें कि हमारे इतनी एफिशिएंट रिज़ल्ट आए हैं कि हमारी 10% रिज़ल्ट जो हैं वो पिछले रिपोर्टेड पेपर से वो ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं अगर उन्होंने रिएक्शन लगाया हुआ है, जो पहले पेपर्स रिपोर्ट में है उनके 2-2 दिन तक या 24 घंटे या 12 घंटे रिएक्शन लगाया उनका, और आपने वही काम, वही प्रोडक्ट बनाई है कम टाइम में, आपने 8 घंटे में बना लिया, आपने 6 घंटे में बना लिया, ये भी नोवेल्टी है। अगर आप उन पिछले जो रिपोर्टेड पेपर्स हैं उनमें बहुत ही हार्श कंडीशंस, एसिडिक कंडीशन या बेसिक मीडियम यूज़ किया है, हाई पीएच यूज़ किया है या लो पीएच, और आपने वही काम अगर न्यूट्रल पीएच पे किया हुआ है, 7 पीएच पे किया हुआ है, तो ये भी नोवेल्टी है। आप कहें कि ये हमारा काम बहुत सिंपल है, इस सिंपल काम में ये है कि हमें कोई एसिडिक बेसिक सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे आ जाता है कि पिछले काम जो हैं उन्होंने एसिडिक सोल्यूशन बनाए, उन्होंने पीएच का सोल्यूशन बनाया, उन्होंने बेसिक सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाया, जबकि हमारा जो सोल्यूशन है ये न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एसिड और बेस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारा काम। तो इस तरह से अपने काम को पहले उसकी नोवेल्टी सर्च करें, उसको जस्टिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ तक 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका। जो आपने काम किया है ना, आपको उसका फ़ायदा बताना चाहिए कि उसका क्या फ़ायदा होगा आपको,
आपकी सोसाइटी को, आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है, या ओवरऑल अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रिसाइकलिंग की है तो आप क्या कहें कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का ये फ़ायदा है जी, ये वेस्ट कम होगा कंट्री से, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब ये प्लास्टिक ऐसे ही विदाउट एनी ट्रीटमेंट रिवर्स में या किसी लैंड में इसको फेंक दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये वहाँ की जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ या एनिमल्स या प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स को भी उनके लिए टॉक्सिक है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे भी यही बातें हो आ सकती हैं कि आपने इसको रिमूव किया, क्यों किया, आपने इन्वायरमेंट सेव करना है, आपने ह्यूमन हेल्थ को सेव करना है, आपने एक्वेटिक लाइफ को सेव करना है। और इस तरह से आपके टॉपिक के जो भी एडवांटेजेस हैं आपने उनको एक प्रॉपर वे में आपने उनको देखना है, उसको जस्टिफाई करना है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? अब जारी सी बात है, डिसएडवांटेज पे आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपकी तो रिसर्च, आपने तो मेन पॉइंट्स बताने हैं ना, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। और अगर आप डिसएडवांटेजेस बताएंगे, कोई काम हम ऐसे नहीं कह सकते अगर रिव्यू एक्सटर्नल एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया कि आपके काम का कोई क्या डिसएडवांटेज है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरे काम का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कोई भी काम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ओके, तो डिसएडवांटेजेस में आप ये उनको बताएंगे कि मेरे काम का जो डिसएडवांटेज है वो, फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है। ओके, डाई रिमूव करने के लिए। अब डाई रिमूव करने के लिए मैंने कोई, जिस फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ कर लिया पोटैटो पील्स, ठीक है, जो आलू के वो जो छिलके होते हैं, मैंने उनको यूज़ करके ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के मैंने उसको एड्जॉर्प्शन करवा ली। अब वो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जब हम एड्जॉर्प्शन करवा लेते हैं, डाई उस एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके बाद कलर तो वाटर से रिमूव हो गया, लेकिन वो जो फिर भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, पानी साफ़ हो गया, उसकी बात अलग हो गई, कलर उसके ऊपर से जो है वो पोटैटो पील्स के ऊपर लग गया, एड्जॉर्प्शन हो गई, इंट्रैक्शन हो गया, वाटर जो है वो क्लीन हो गया, लेकिन जो पोटैटो पील्स हैं अभी भी वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो पहले थे, सॉलिड फॉर्म में। वो तो डिस्कार्ड करेंगे तो फिर भी वो वेस्ट मटेरियल ही है। तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है थोड़ा सा। डिसएडवांटेज ये, अगर मैं डिसएडवांटेज की जगह इसको कहूँ कि थोड़ा सा लिमिटेशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि प्रॉब्लम इसमें ये आती है यहाँ पे कि आपने जब वाटर उसको एड्जॉर्प्शन करवा ली, वाटर क्लीन हो गया, ठीक है, उसके बाद जो एड्जॉर्बेंट बचता है उसको आप कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। ये भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने जब एड्जॉर्प्शन करवा ली तो वो एड्जॉर्बेंट आप उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, जहाँ भी आप फेंकोगे तो वो भी तो एक वेस्ट ही है। आप अगर एक जगह से वेस्ट कम कर रहे हो, वाटर से कम कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट में तो वेस्ट बढ़ रहा है ना। आप उसको जब वेस्ट मटेरियल में डालोगे तो वो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको आंसर करने का ये, अच्छा यहाँ पे ये जो इसकी प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज है ना, ये भी सॉल्व हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि आप लैंडफिल्स का आपने नेम सुना होगा। लैंडफिल्स क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदे जाते हैं डीप गहराई में। उसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको डंप ऑफ कर दिया जाता है, उसमें उसको फिल कर दिया जाता है और ऊपर से वो कवर कर दिए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि उनमें बायोकेमिकल और वो जो है हमारे पास बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो क्या होता है कि ऐसा ऐसा वो बायो मटेरियल जो भी होता है, जो भी आप वेस्ट हो यहाँ पर डंप ऑफ करते हो, उनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का, फंजाई का रिएक्शन होता है और उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस, इसमें यही पढ़ा है आपने कि जो चीज़ें डंप ऑफ की जाती हैं लैंडफिल्स में, उनमें क्या होता है कि उनमें बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि वो चीज़ें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसी फॉर एग्जांपल कोल में कन्वर्ट हो जाती है, पेट्रोल में। तो आप यहाँ पे ये बात कर सकते हो, उनको आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो कि जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसका प्रॉब्लम कि अब वो वेस्ट फॉर्म में जाएगा, उसका प्रॉब्लम ये है कि हम लैंडफिल्स की फॉर्म में उनको डंप ऑफ कर दें। जब डंप ऑफ कर दिया जाएगा तो वो इन्वायरमेंट के लिए वो सेव हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट में फर्दर पोल्यूशन काज नहीं करेगा। ठीक है, बेनिफिट्स टू कंट्री अगला पॉइंट आ जाए तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपने जो काम किया है, आप जो भी कंट्री है, पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है,
जो भी कंट्री है, आप कंट्री को क्या फ़ायदा है? अभी ज़ाहिर सी बात है, हम वही काम चूज़ किया है हमने जो पोल्यूशन काज कर रहा है, जो इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई टॉपिक ऐसा सिलेक्ट किया है कि आप कंसिडर कर लें, आपने डाई को डिग्रेड करवाना है, डाई को रिमूव करवाना है वाटर में से, तो क्यों करवाना है? भी इसलिए करवाना है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है डे बाय डे। अगर आपका टॉपिक है आपने दरख्त लगाने हैं, तो ये भी एक टॉपिक है आर्टिकल का, तो ट्री प्लांटेशन करनी है। क्यों करनी है? भी ज़ाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है डे बाय डे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम इन्वायरमेंट को सेव करना चाह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाह रहे हैं, हम इसलिए ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंट्री को फ़ायदा है। आपने डाई रिमूव करने हैं वाटर में से, क्यों करने हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमने वाटर को प्योरीफाई करना है, उसको क्लीन करना है, ताकि उसको बेनिफिशियल किया जा सके, किसी न किसी काम के लिए उसको फ़ायदेमंद लाया जा सके। और जिन कंट्रीज़ में वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल किया जा सके। ये बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल कंट्री के बेनिफिट्स आपके रिसर्च के, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन यूजली पूछा जाता है, कंपैरिजन विद लिटरेचर। तो लिटरेचर का साथ कंपैरिजन, वही चीज़ नोवेल्टी में ही, ये नोवेल्टी से रिलेटेड ही है। आपसे वो पूछ सकते हैं कि इससे पहले भी तो इतना काम हुआ है, आपके पेपर में क्या खासियत है, नोवेल्टी बताएं इसकी, या आप बाकी लिटरेचर के साथ कंपेयर करें। कंपेयर करने से क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिसर्च की है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे, और आप कह रहे हैं कि इसकी इतनी परसेंट डाई रिमूव हो जाता है इस कंडीशंस पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस कंडीशन पे पहले भी, फॉर एग्जांपल, आपने न्यूट्रल पीएच पे अपना काम किया है, कोई भी काम है, ठीक है, आपकी मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम आउटपुट आपकी न्यूट्रल पीएच 7 पे आ रही है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इस पीएच पे, 7 पीएच पे, जो कि न्यूट्रल है, पहले भी कई पेपर्स रिपोर्ट हो चुके हैं। आपने ये पढ़ के जाना है कि किन किन पेपर में वो पहले आर्टिकल्स, आपके पास जो पब्लिश आर्टिकल्स हैं, आपने उनको पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि इस तरह के रिजल्ट्स पहले भी लिटरेचर में रिपोर्ट हो चुके हैं। ये आपकी जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है, मतलब इस तरह का काम पहले भी हो चुका हुआ है। उसके बाद आ जाती है बेसिक मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन्स। आपने काम, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, जो आपने जिस पे थीसिस लिखा है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, आपने काम कैसे किया है, आपके काम करने के साथ साथ आपके कंक्लूजन्स क्या आए हैं, ठीक है। उसमें वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो मटेरियल बनाया है, जो प्रिपरेशन की है, कोई सोल्यूशन बनाया है, सोल्यूशन कैसे बनाया है, आपने अगर कोई रिएक्शन लगाया तो रिएक्शन कैसे लगाया है, उसकी क्या कंडीशंस थी, आपने कोई रिजल्ट्स, कोई कैरेक्टराइजेशन करवाई है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कैरेक्टराइजेशन क्या बता रही है, आपको कंक्लूजन मेनली पता होना चाहिए उस चीज़ का। मैकेनिज़्म आगे आ जाता है, तो मैकेनिज़्म में आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि आपने जो काम किया है उसका क्या मैकेनिज़्म है, मतलब आपने जो भी काम किया है आप उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, उसका आपको कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे हुआ है, ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इससे ऑपोजिट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा। उसके बाद रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। तो रिकमेंडेशन यूजली ये भी पूछा जाता है कि आप क्या रिकमेंड करोगे फ्यूचर के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, आप यही कहोगे कि आपने जो काम किया है, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, वो आपका काम लैब में हुआ है, ठीक है। लैब में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक सुकून वाला माहौल होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है, और आप आइडियल कंडीशंस अप्लाई करते हो सारी। आइडियल कंडीशंस से मुराद ये है कि आप डिस्टिल वाटर यूज़ करते हो, आप जो है वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो यूज़ करते हो वो आप स्पेसिफिकली लैब से लेते हो, जो कि प्योरीफाई होती है। आपने कोई साल्ट लेना है तो आप लैब से लोगे, तो वो साल्ट क्या होगा, वो प्योरीफाई होगा, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास डाई है, क्रिस्टल वायलेट है, तो उसके ऊपर हर डिब्बे के ऊपर लिखा होता है इसकी परसेंटेज प्योरिटी। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टल वायलेट की परसेंटेज प्योरिटी है 99.9%, अगर वो प्योर है।
तो ये तो प्योर के साथ आपने काम किया है, तो इम्प्योर चीज़ों के साथ काम कैसे करोगे आप, तो ये रिकमेंडेशन में आपने बताना है। इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कस करेंगे, इस पूरे वाइवा की प्रिपरेशन को। थैंक यू वेरी मच।